ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्यूलर साइंस, जिसमें हमने आईलिड्स की बात की कि रिट्रैक्शन ऑफ अपर आईलिड्स हो जाती है क्योंकि मुलर्स मसल की ओवर एक्टिविटी हो जाती है। डालरिम्पल साइन में मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है कि उसमें जो है ना एक्चुअली आपकी जो प्राइमरी पोजीशन में रिट्रैक्शन ऑफ अपर आईलिड होती है। ठीक है, कॉशियर साइन में मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ड्रोना पर्सन है तो इस वजह से जो है फ्राइटेंड अपीयरेंस आती है। ठीक है, और लिड लैग में मैंने आपको बताया था कि लिड लैग अगर पेशेंट की हमें नज़र आ रही होती है ना, ये जो वॉन ग्रिफिथ साइन, मतलब पेशेंट को हम जब कहते हैं नीचे देखें तो तो वो उसकी जो अपर आईलिड होती है वो पीछे ही रह जाती है, ऊपर ही रह जाती है, वो नीचे नहीं आती। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्टिल्वेक साइन होता है जिसमें पेशेंट जो है वो ब्लिंकिंग कम कर देता है। कुछ और साइंस भी होते हैं जो आपके जोगी में लिखे हुए हैं कि मोबियस साइन होता है। मोबियस साइन में क्या होता है एक्चुअली कि जो मीडियल और इन्फीरियर रेक्टस होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और पेशेंट जब उसकी इन्फीरियर और मीडियल मसल्स जो होते हैं वो जब इफेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली वो कन्वर्ज नहीं कर पाएगा आइज़ को। ठीक है, तो मोबियस साइन होता है। इसके अलावा मोबियस से याद रखें एम फॉर मोबियस, एम फॉर मीडियल रेक्टस। इसमें मीडियल रेक्टस की इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बताया था ना, ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं तो इसको मोबियस साइन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेलिनेक साइन होता है। जेलिनेक साइन में क्या होता है एक्चुअली देखिए, जो थायरॉक्सिन के पेशेंट्स होते हैं ना हाइपरथायराइडिज्म के, तो उनमें T3 T4 हार्मोन ज़्यादा हो रहा होता है। जब वो ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस का केस होता है ना ये एक, तो उसमें ACTH की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और ACTH की जब प्रोडक्शन होती है तो आपको पता है वो साथ में मेलानिन को भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में मेलानिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से ऐसे पेशेंट्स को जो है ना हाइपर पिगमेंटेशन का इशू भी आता है, उनकी जो स्किन होती है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और मेलानिन की डिपोजिशन की वजह से, तो इसको आप कहते हैं जेलिनेक साइन। ठीक है, जेलिनेक साइन, तो इस तरह से आपने याद रखना है ब्लैक जेल। ब्लैक जेल से याद रखें कि इसमें ब्लैकिश हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, MCQs के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास जोफ्रॉइज साइन है। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, रिंकलिंग आपने याद रखना है कि पेशेंट की नहीं होती। पेशेंट वो जो मतलब जैसे हमारे फॉरहेड पे रिंकलिंग होनी होती है ना, वो नहीं होती है ऐसे पेशेंट्स में, तो उसको हम कहते हैं जोफ्रॉइज साइन। ठीक है, ये हमारे हो गए जो हम नोट करते हैं हमारे जो है आईलेट्स के साइन। दूसरे होते हैं सॉफ्ट टिश्यू साइंस। सॉफ्ट टिश्यू साइंस जो होते हैं वो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि ऑर्बिटल कंजेशन। ठीक है, और मतलब हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे उनके जो साइंस होंगे ना उनको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें सबसे पहले पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। ऐसे पेशेंट्स की जो आइज़ होती हैं ना उनके इर्द गिर्द, पेरी मीन्स के जो इर्द गिर्द वाला एरिया आएगा उसमें स्वेलिंग हमें नज़र आएगी। ठीक है, जैसे इस पेशेंट को देखें, ये पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग हुई हुई है और एडीमा वगैरह की वजह से ना। और फिर हमारे पास जो हम कंजक्टाइवा को देखते हैं ऐसे पेशेंट्स की, तो उसमें होता क्या है, उसमें हाइपरीमिया होता है और कीमोसिस होती है। कीमोसिस मींस के जो कंजक्टाइवा है उसकी जो है वो एडीमा हुआ है। ठीक है, सो ये उसमें हाइपरीमिया होगा, मतलब ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा हुआ होगा और कीमोसिस भी हुई होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है कंजक्टाइवा के बाद हम बात करते हैं कि केराटोकंजक्टिवाइटिस होता है इस पेशेंट्स को। केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका मींस दैट के ऑब्वियसली जब लाक्राइमल ग्लैंड उनका इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, सुपीरियर लिम्बिक केराटोकंजक्टिवाइटिस ये होता है। ऐसे लोगों की जो आंखें होती हैं ना, मतलब आईलिड्स ऊपर ही रहती है ना, आंखें बाहर रहती हैं हर वक्त, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक्सपोजर केराटोपैथी, मतलब कि उनकी आईसाइट से ना ड्राइनेस हो जाती है आइज़ की। तो जो सुपीरियर लिम्बिक केराटोकंजक्टिवाइटिस के लिम्बस का जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, मतलब सुपीरियर लिम्बस। ठीक है, लिम्बस का तो आपको पता है ना, जो स्क्लेरल कॉर्नियल जंक्शन होता है उसको कहते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली ड्राइनेस हुई होती है ऐसे पेशेंट्स की। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट में प्रोप्टोसिस, तीसरा जो साइन आता है जो हम नोट करते हैं वो प्रोप्टोसिस होती है, जिसको हम एक्सोफ्थेल्मोस कहते हैं। ठीक है, तो 60% जो केसेस होते हैं उसमें जो है ना हमें प्रोप्टोसिस मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोप्टोसिस मिले। ठीक है, और ये एक्सियल भी हो सकती है, यूनिलेटरल हो सकती है, बायलेटरल हो सकती है, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल हो सकती है, लेकिन ये है कि एक्सियल प्रोप्टोसिस होती है, आपने याद रखना है। ठीक है, एक्सियल होती है मतलब ये बिल्कुल एक्सिस के अलॉन्ग होती है, बिल्कुल सीधी प्रोप्टोसिस होती है। ठीक है, यूनिलेटरल हो सकती है, बायलेटरल हो सकती है, सिमेट्रिकल हो सकती है, एसिमेट्रिकल हो सकती है। फिर वो बता रहे हैं कि ग्रेजुअली और सडनली आफ्टर आईलिड रिट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ना एकदम ही हो, ये एकदम भी हो सकती है और आहिस्ता आहिस्ता भी प्रोप्टोसिस के साइंस आ सकते हैं जब आईलिड जो है वो रिट्रैक्ट करेगा, मतलब वो आईलिड्स ऊपर ही जब रह जाएंगे। ठीक है, और स्फीयर प्रोप्टोसिस की वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सपोजर केराटाइटिस हो जाएगा, मतलब हमारी जो कॉर्निया होगी वो क्योंकि एक्सपोज रहेगी हर वक्त बाहर। ठीक है, तो उसकी वजह से वो ड्राई हो जाएगी और फिर वहाँ पे क्या होगा, एक्सपोजर केराटाइटिस हो जाएगा और उसकी वजह से कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये पेशेंट्स होते हैं प्रोप्टोसिस के, इनके अंदर ये जो है ना साइंस आते हैं।
फिर हम बात करते हैं चौथा जो हमारा साइन होता है वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अभी तक हमने डिस्कस किया कि आइलेट्स के क्या साइन होते हैं जो हमने डिफरेंट अजीब किस्म के देखे थे। उसके बाद हमने जो है वो ऑक्यूलर साइंस देखे, सॉरी सॉफ्ट टिश्यू साइंस देखे, और उसके बाद हमने जो है वो प्रोप्टोसिस जो होता है उसके बारे में देखा। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक न्यूरोपैथी की। ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो होता है ना ये 5% केसेस में होता है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है, उसका ब्लड सप्लाई कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। और हमारे जो है ऑब्वियसली उसकी जैसे विजन लॉस पेशेंट को हो जाएगा, और वहाँ पे पेपिलिडीमा हो सकता है, ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है जो मैंने आपको बताया, और स्लोली प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट ऑफ द विजन हो जाती है। और फिफ्थ जो हमारे पास होता है, मैंने आपको बताया कि जो मसल्स इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगी, एक तो हमारी नर्व इन्वॉल्व होगी, हमारे मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए, तो उसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी हो जाती है। 30 to 50% केसेस में होती है कि हमारे मसल्स जो होते हैं वो पेशेंट के रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है। शुरू में इन्फ्लेमेशन एडीमा की वजह से और बाद में जो है फाइब्रोसिस की वजह से। अब आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि हमने पहले देखा था जो इन्फीरियर और मीडियल रेक्टस होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो जो इन्फीरियर और मीडियल रेक्टस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो अपनी आँख नीचे नहीं कर सकते, ठीक है, जो है कन्वर्ज भी नहीं कर सकते। सो मोबियस साइन मैंने आपको बता दिया वो इसमें कॉमन होता है। फाइब्रोटिक मसल, अब मसल जो है वो फाइब्रोसिस जब हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंट्राओक्युलर प्रेशर भी ज़्यादा हुआ है तो पेशेंट को डिप्लोपिया भी होगा। सो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। सो मोबियस साइन इज़ व्हाट, इट इज़ वीकनेस ऑफ कन्वर्जेंस इन द TED। फिर हम बात कर लेते हैं वर्नर क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको आपने एक जो है वो याद रखना है, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्नर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूलर चेंजेस इन द थायराइड ऑफ थैल्मोपैथी, और ये अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने जो है ना ये क्लासिफिकेशन बनाई थी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेयरिटी, कितनी स्पेयरिटी है उसकी बेसिस पे। तो इसको आपने नो स्पेक्स से याद रखना है, नो स्पेक्स, ठीक है। ग्रेड 0 जो N वाला होता है उसमें कोई साइंस नहीं होते। ग्रेड 1 जो O वाला होता है उसमें सिर्फ साइन लीड ट्रैक्शन होती है। साइंस मतलब कि पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके अंदर सिम्टम्स तो नहीं होते लेकिन डॉक्टर को पता चल जाता है लीड ट्रैक्शन का, ठीक है। तो ओनली साइन लीड ट्रैक्शन ये आया होता है। फिर ग्रेड 2 में जो है ना सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। क्यों आना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो एस फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्वॉल्वमेंट, then P for proptosis, E for extraocular muscles involvement, ठीक है, C for corneal involvement which is due to the exposure keratopathy, and finally क्या होता है S for sight loss due to the optic nerve involvement। ये आपने बता देना sight loss है, ये slight नहीं है, ठीक है। तो ये वर्नर क्लासिफिकेशन है। पहले कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होंगे, फिर पेशेंट को साइंस आना शुरू हो जाएंगे लेट ट्रैक्शन की वजह से। फिर क्या होगा, एस फॉर सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, पी फॉर प्रोटोसिस, ई फॉर एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स इन्वॉल्वमेंट, सी फॉर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, एस फॉर द स्लाइट लॉस। तो रिमेंबर द ये जो हमारे पास है निमोनिक नो स्पेक्स, ये वर्नर क्लासिफिकेशन है, वाइवा में पूछ सकते हैं, आपने याद रखना है। फिर इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे, तो ये आपका SCQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट के थायराइड फंक्शन टेस्ट सबसे पहले हम करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स, क्योंकि सिस्टमिक हमारे पास साइंस आ रहे होते हैं पेशेंट को, तो हमने जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने होते हैं। पेशेंट का जो TSH लेवल होता है वो इसमें ज़्यादा हुआ होता है ऑब्वियसली, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म है तो हाइपरथायराइडिज्म है तो T3 T4 जो लेवल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, और TSH का लेवल जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हमें मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आपसे पूछा जाए ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपको कंफर्म हो जाता है कि ये ग्रेव्स डिजीज़ का पेशेंट है, तो वो उसकी थायराइड एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर आपके पास बहुत से ऑप्शंस आए T3 T4 TSH, लेकिन उसमें एक जो आपके पास ऑप्शन होगा ना वो आएगा TSH एंटीबॉडीज़, एंटी TSH एंटीबॉडीज़, तो आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है। सो सीरम TSH लेवल्स चेक करवाएंगे, T3 T4 लेवल्स चेक करवाएंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो है इसका लेवल चेक करवाएंगे पेशेंट का। फिर ऑक्यूलर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट के लिए हम क्या करवाएंगे, मसल्स को देखने के लिए कि उनके अंदर कोई एडीमा फाइब्रोसिस हुई हुई है कि नहीं, तो CT स्कैन और MRI करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास डायग्नोसिस आती है, ऑन द बेसिस हमने इन्वेस्टिगेशंस कर ली, हमने डायग्नोज करना होता है। क्लिनिकल फीचर्स हम जो है पेशेंट्स की ऑक्यूलर साइंस सिस्टमिक साइंस से हम जो है वो नोट कर लेते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा हमने जो अभी इन्वेस्टिगेशंस किए हैं उनसे हमें फाइनल डायग्नोसिस में हम पहुँच जाते हैं कि पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज़ ही है, ठीक है।
सो ट्रीटमेंट हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है उसको हम एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे ना ऑब्वियसली, ताकि उसका जो ये है साइंस वो कम हो जाए। तो इसमें कार्बिमाजोल है, प्रोपाइल थायरोयूरासिल है, ये देते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो देते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट है ना, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे ताकि वो जो है वो टिश्यूज़ की डेथ करवा दे, ठीक है। इसके अलावा हम स्पीयर केसेस में क्या करते हैं, थायराइड ही रिमूव कर देते हैं, थायराइडेक्टमी कर देते हैं। फिर ऑब्वियसली जो ड्राइनेस हुई हुई है पेशेंट को, तो उसके लिए हम जो है वो ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट एंड ड्राइनेस के लिए आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे, लुब्रिकेंट्स देंगे, आईलिड टेपिंग करवाएंगे, ठीक है, कि सोने से पहले आपने आईलिड्स को जो है वो टेप करके सोना है, ठीक है। और क्योंकि वो अपनी आंखें नहीं बंद कर रहे होते ना, तो सोने से पहले उनको कहना अपनी आंखें टेप से बंद करके सोया करें। इसके अलावा एनसेड जो स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन के लिए दे देंगे। तीसरा जो होता है वो इसमें बहुत ही मतलब डिफरेंट सा है, ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें लिखा नहीं हुआ कि इसमें हम क्या क्या करते हैं कि जो ऑर्बिटल वॉल्स होती हैं ना इर्द गिर्द वाली, जो इर्द गिर्द वाला एरिया होता है ना आँख का, वहाँ पे होता क्या है, ऑर्बिट होता है ना, और क्या होता है, फैट होती है, ठीक है, और क्या होता है, चीज़ें वगैरह होती हैं उल्टी सीधी, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि आँख को, क्योंकि आँख बाहर आई हुई है, बड़ी हुई है, तो हमने इर्द गिर्द वाली चीज़ें जो है ना वो रिमूव करनी होती हैं, ठीक है। रिमूव करना होता है, रिमूविंग और थिनिंग वेरियस सेफ ऑर्बिटल वॉल्स में, फॉर एग्जांपल जो आपके पास ऑर्बिटल फैट है उसको आप रिमूव कर देंगे, ताकि वो आई सॉकेट जो है वो एक्सपैंड कर जाए और आई बॉल जो है वो अपनी जगह पे वापस चले जाए, ठीक है। और ये हमने किस केस में करना होता है, इसकी इंडिकेशंस क्या है कि जब हमारी एक्सपोजर केराटोपैथी हो रही हो, मतलब इतना सीवियर जो है वो ऑफ्थेल्मोस था कि कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। और एक्सपोजर केराटोपैथी के जो पेशेंट्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व की जो कंप्रेशन हो रही होती है जिन पेशेंट्स को, इतनी आई बड़ी हो गई है कि ऑप्टिक नर्व कंप्रेस करना शुरू कर दिया, विजुअल एक्विटी उनकी लॉस हो सकती है, तो उस केस में, और इसके अलावा एडवांस प्रोप्टोसिस के केस में हमने जो है ना ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन करनी होती है, ठीक है। अब इसको हम करते कैसे हैं, इसको हम नॉन सर्जिकली भी कर सकते हैं और जो है वो सर्जिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉन सर्जिकल में ऑब्वियसली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे ना पेशेंट को, और सिस्टेमिक देते हैं, ये ओरल प्रेडनिसोलोन देते हैं 60 to 80 मिलीग्राम्स पर डे। इसके अलावा आईवी भी हम देते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन 0.5 मिलीग्राम्स, ताकि वो जो ऑप्टिक न्यूरोपैथी है वो कम हो जाए। तो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे ताकि हमारे पास इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। दूसरा हम रेडियोथेरेपी करवाते हैं, जिसमें जो है वो जब स्टेरॉइड्स पेशेंट को जो है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो ना, उस केस में हमने रेडियोथेरेपी करवानी होती है नॉन सर्जिकली। सर्जिकली भी हम क्या करते हैं, वही वाला जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि जो वॉल्स ऑफ ऑर्बिट है उनको थोड़ा सा रिमूव कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेरिटी ऑफ द प्रोप्टोसिस, हम जो है ऑर्बिटल वॉल्स को रिमूव कर देते हैं। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास कि एक्स्ट्राओक्युलर मसल सर्जरी, ठीक है। इसमें हम तब करवाएंगे जो स्क्विंट के जो लोग होते हैं, स्क्विंट हो जाता है ना, मैंने आपको अभी बताया कि वो जो मोबियस साइन होता है, पेशेंट को कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। ऑब्वियसली वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना उनको डिप्लोपिया भी हुआ होता है, ठीक है। तो हमने जो है फिर क्या करना होता है कि स्क्विंट सर्जरी करवानी होती है पेशेंट्स की। स्क्विंट के चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से हमने करना होता है, लेकिन यह है कि जो डिप्लोपिया के लोग होते हैं और इसके अलावा उनकी बाइनोकुलर सिंगल विजन को अचीव करने के लिए, ये भी हम देखेंगे कि क्या होती है, तो उसको अचीव करने के लिए जस्ट आपने याद रखना है कि हमने स्क्विंट सर्जरी करनी है। फिर आईलेट सर्जरी किस केस में करेंगे, जिसको हम टार्सोरेफी कहते हैं, ये उस केस में करते हैं जब एक्सपोजर केराटोपैथी के लोग होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो साइड्स आईज़ की साइड्स होती है ना, उनको लिड्स को एक साथ जोड़ देते हैं ताकि वो जो मतलब केस हुआ हुआ एक्सपोजर केराटोपैथी का वो कम हो जाए, तो टार्सोरेफी कर देते हैं। सो रिमेंबर द ट्रीटमेंट, सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट किया, उसके बाद हमने जो है वो ड्राइनेस को ट्रीट किया, फिर डीकम्प्रेशन को ट्रीट किया, ठीक है। उसके बाद डीकम्प्रेशन को हमने नॉन सर्जिकली किया, जिसमें हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए, रेडियोथेरेपी दी। इसके अलावा सर्जिकली हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ वॉल्स कर दी। इसके अलावा एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स की सर्जरी की इन केस ऑफ स्क्विंट, और इसके अलावा आईलेट की सर्जरी कर दी, जिसको हम टार्सोरेफी कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द थायरॉयड आई डिसीज़।